Now we are going to study about effect of nuclear mass on spectra. इफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियर मास का किस पे? स्पेक्ट्रा पे। स्पेक्ट्रा किसका होता है? वो हाइड्रोजन का एटम का स्पेक्ट्रा होता है। वैसे कि हम देख रहे हैं इफेक्ट किसका? न्यूक्लियर मास का ऑन स्पेक्ट्रा। तो इन पोहर थ्योरी हमने क्या माना था कि जो न्यूक्लियस किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। बिकॉज जो न्यूक्लियस है वो बहुत भारी होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन असल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस इज़ हैविंग अ फाइनाइट मास, जो न्यूक्लियस होता है उसका फाइनाइट मास होता है। और बोथ जो न्यूक्लियस है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास सी के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कि बोहर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन असल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो फाइनाइट मास होता है उसके पास, एंड जो दोनों हैं न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है वो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इफ़ अगर हम न्यूक्लियर मोशन इज़ ऑल्सो टेकन इन अकाउंट, अगर हम न्यूक्लियर मोशन को भी देखें तो देन वी रिक्वायर सम करेक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर हम न्यूक्लियर मोशन को भी देखें तो हमें कुछ करेक्शन दिखेगी स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी में, जो अंडर दिखाया गया है। कि अगर हम न्यूक्लियर मोशन को कंसीडर करें तो जो कुछ करेक्शन होगी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी से, कुछ करेक्शन स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी में कुछ करेक्शन क्या होगी? रिक्वायर होगी। कि बोहर थ्योरी में द न्यूक्लियस कंसिडर टू बी एट रेस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। However, in actual practice, the nucleus is having a finite mass and both the nucleus and electron revolve with a common center of mass. If the nuclear motion is also taken into account, then we require some correction in the frequency of spectral lines as shown under. तो लेट कर लिया, जो x है वो क्या है? डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का ऑफ मास m फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऑफ मास m। कि जो कैपिटल M है वो क्या है? जो कैपिटल मास है M वो क्या है? हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास है। जो R है वो क्या है? डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का जो मास M का है एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस जिससे कैपिटल M है। मतलब अगर एक मास कैपिटल M तो है न्यूक्लियस का मास जो क्या है? हाइड्रोजन, और स्मॉल m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, वो दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं? r डिस्टेंस पे हैं। कि लेट r भी द डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का ऑफ मास m फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन फिगर। लेट x क्या है? डिस्टेंस है न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ मास के बीच में। जो डिस्टेंस किसका? न्यूक्लियस किसका है? हाइड्रोजन का। जो लेट x क्या है? डिस्टेंस है न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ मास के बीच में। देन फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? जो m इंटू एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? m इंटू आर माइनस एक्स के, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मतलब m इंटू एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? m इंटू आर माइनस एक्स। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है वो किसके इक्वल आएगी? m इंटू आर अपॉन कैपिटल M प्लस m। x की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू आर अपॉन m प्लस m। वो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। एंड अगेन फ्रॉम 1, अगर हम 1 से r माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो किसके इक्वल आएगा? m इंटू एक्स बाय में कैपिटल M। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो m इंटू आर अपॉन m प्लस m, इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड इक्वेशन। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी L इज इक्वल होगी I ओमेगा ऑफ द एटम, एटम की अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी L जिसको हम बोलते हैं I ओमेगा एटम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो किसके इक्वल होगी? L इक्वल होगा m एक्स स्क्वेयर ओमेगा प्लस m इंटू आर माइनस एक्स स्क्वेयर ओमेगा। m r स्क्वेयर ओमेगा होता है ना, तो
एम एक्स स्क्र ओमेगा प्लस एम आर माइनस एक्स स्क्र ओमेगा। तो एल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एम इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, वो वाली ऊपर वाली वैल्यू पुट करके इंटू ओमेगा, यहाँ पे भी एम इंटू आर माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर इंटू एम प्लस एम इज इक्वल होगा एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम का एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल होगा म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। इसको बोलेंगे फोर्थ इक्वेशन, वेयर म्यू किसके इक्वल है, एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर म्यू किसके इक्वल है, एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर हम कंसीडर करें कि देयर इज़ नो न्यूक्लियर मोशन, कि यहाँ पे न्यूक्लियर मोशन नहीं है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगी इस केस में वो गिवन बाय होगी एम वी आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो इफ़ हम क्या करें, कंसीडर करें कि नो न्यूक्लियर मोशन है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगी इस केस में वो गिवन बाय किसके इक्वल होगी, एम वी आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। इसको बोलेंगे फिफ्थ इक्वेशन। सो वी सी दैट ड्यू टू द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के मोशन की वजह से जो m है वो रिप्लेस्ड होगा म्यू से। न्यूक्लियस के मोशन की वजह से जो m है वो किससे रिप्लेस्ड होगा, म्यू से। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी nth ऑर्बिट में वो गिवन बाय किससे होगी, माइनस म्यू e रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर। जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वो किसके इक्वल होगी, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर। सो वी सी हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के मोशन की वजह से जो m है वो रिप्लेस्ड हो गया किससे, म्यू से। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में इज गिवन बाय होगी ई एन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर, विच इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ विल बी गिवन बाय द रिलेशन। अगर हम इस रिलेशन को वेवलेंथ के टर्म में निकालेंगे तो विच इन टर्म ऑफ वेवलेंथ विल बी गिवन बाय रिलेशन, न्यू बार किसके इक्वल होगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल होगा म्यू ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन सी एच क्यूब इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर इज इक्वल होगा आर इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। वेयर आर किसके इक्वल है, म्यू ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन सी एच क्यूब इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है बाय कंसीडरिंग द रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास कंसीडर कर रहे हैं। वेयर आर किसके इक्वल है, म्यू ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन सी एच क्यूब एक रिडबर्ग कांस्टेंट है बाय कंसीडरिंग द रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के रिड्यूस्ड मास को देख रहे हैं। इट शुड बी नोटेड दैट म्यू बी, ये नोट करना चाहिए कि जो म्यू है बीइंग समवट लेस देन एम, जो म्यू की वैल्यू होगी वो एम से कुछ लेस होगी। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी स्लाइटली मोर इन केस ऑफ वेरी हाईवे न्यूक्ली। जो वेवलेंथ होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो स्लाइटली ज़्यादा होगी इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियर, दैट इज़ व्हेन द न्यूक्लियर मोशन इज एब्सेंट। कि जब न्यूक्लियर मोशन एब्सेंट होगा तो जो वेवलेंथ होगी स्पेक्ट्रल लाइन की वो स्लाइटली ज़्यादा होगी इन द केस ऑफ वेरी हैवी न्यूक्लियर, दैट इज़ व्हेन न्यूक्लियर मोशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। वेयर आर किसके इक्वल है, म्यू ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन सी एच क्यूब एक रिडबर्ग कांस्टेंट है बाय कंसीडरिंग क्या, कि जो रिड्यूस्ड मास ऑफ है हाइड्रोजन एटम का, बाय कंसीडरिंग द रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इट शुड बी नोटेड दैट जो म्यू बीइंग समवट लेस देन एम है, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी स्लाइटली मोर इन द केस ऑफ वेरी हैवी न्यूक्लियर, दैट इज़ व्हेन द न्यूक्लियर मोशन क्या होगा, एब्सेंट होगा।